नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि कोरोना के इस नकारात्मक समय में भी आप लोग सकारात्मक कार्य कर रहे होंगे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने सिलेबस को पूरा करने में लगे होंगे। तो चलिए, आपके सहयोग हेतु आज मैं आपके समक्ष रिसर्च मैथोलॉजी की व्याख्या करता हूं और रिसर्च मैथोलॉजी के एक अहम बिंदु हिस्टोरिकल रिसर्च मैथोलॉजी की व्याख्या करता हूं। इसके उपरांत मैं आपके समक्ष विवरणात्मक अनुसंधान विधि की व्याख्या करूंगा। तो यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप चाहे तो सब्सक्राइब ना भी करें मेरे इस चैनल को, लेकिन यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं तो उन वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए, अब मैं आपके समक्ष रिसर्च मैथोलॉजी की व्याख्या बड़ी आसान भाषा में, सरल भाषा में करता हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, संसार के सभी कार्यों की सार्थकता, उसकी सफलता उन कार्यों की विधि पर निर्भर करता है, उन कार्यों के मेथड में निर्भर करता है। यदि हमारे कार्य का मेथड, हमारे कार्य का विधि सही हो तो हमारे कार्य का परिणाम भी सकारात्मक होगा, सार्थक होगा। किंतु यदि हमारे कार्य का विधि, तरीका ही गलत हो तो हमारे कार्य का परिणाम भी सर्वथा अनुचित होगा और गलत होगा। यही बात शोध के क्षेत्र पर भी लागू होता है। यदि कोई शोधकर्ता अपने शोध से संबंधित सही मेथड का उपयोग करता है, सही विधि का प्रयोग करता है, तो उसके शोध का परिणाम भी सकारात्मक होगा, अच्छा होगा। किंतु यदि वह गलत मेथड्स का यूज करता है अपने शोध कार्य में, या फिर उसे मेथड्स की जानकारी ही नहीं होती है, तो उसके शोध का परिणाम अनिवार्य रूप से गलत होगा, अर्थहीन होगा। चूंकि हम सभी जानते हैं कि शोध एक नहीं होता है, शोध बहुत प्रकार के होते हैं। सभी शोध के रूपों में अंतर देखने को मिलता है। कोई शोध ऐतिहासिक होता है तो कोई विवरणात्मक होता है, यानी कि सभी शोध का अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकृति है। अतः विभिन्न शोधों के अनुसार, विभिन्न शोधों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विधियों का भी उल्लेख किया गया है, विभिन्न प्रकार के शोध विधियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रमुख शोध विधियां इस प्रकार से हैं: ऐतिहासिक शोध विधि, विवरणात्मक शोध विधि, प्रयोगात्मक शोध विधि, क्रियात्मक शोध विधि, मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध विधि एवं गुणात्मक अनुसंधान या शोध विधि। आज मैं आपके समक्ष ऐतिहासिक शोध विधि की व्याख्या करता हूं। ऐतिहासिक शोध विधि के संबंध में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विचारक हैं, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, जिनका उल्लेख आपके अरिहंत नामक गाइड में भी है। उनके अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न फैक्ट्स या पद भूतकाल के संबंध में एक नई दिशा पैदा करते हैं, नई दिशा एवं निर्देश हमें देते हैं, जानकारी हमें देते हैं, जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध जो है पौराणिक चीजों से, ऐतिहासिक चीजों से है और उन चीजों के वैज्ञानिक विश्लेषण करने से है। उसका उद्देश्य वैज्ञानिक विश्लेषण करना है और इसमें जो है, जो भी विश्लेषण होता है उसका परिणाम यह होता है कि हमें भूतकाल के संबंध में, पास्ट के संबंध में एक नई जानकारी मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में, उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है।
ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें से प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत या गौण स्रोत प्रमुख हैं। अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में जो भी हम ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, उन साक्ष्यों को प्राप्त करने का दो तरीका बतलाया गया है, दो स्रोत बतलाया गया है, जिनमें से एक प्राथमिक है और दूसरा द्वितीयक है। फिर अब हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत लिखित स्रोत के अंतर्गत न्यायालयों के पत्र, शिलालेख, आत्मचरित वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र, वंशावलियों आदि का स्थान है। यानी कि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत फर्स्ट में लिखित स्रोत आता है। लिखित स्रोत के अंतर्गत न्यायालयों के पत्र, शिलालेख, आत्मचरित्र वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र एवं वंशावली आदि आते हैं। फिर मौखिक स्रोत के अंतर्गत भाषाएं, कहानियां, दंत कथाएं, उपन्यास, लोक कथाएं आदि मौखिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्राथमिक स्रोत है ऐतिहासिक स्रोत का। फिर कलात्मक स्रोत स्रोत के अंतर्गत सिक्के, मूर्तियां, ललित कथाएं, ऐतिहासिक चित्र आदि आते हैं। फिर कर्लिंगन एक अन्य विचारक हैं, उनके अनुसार प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है। फिर द्वितीय स्रोत के अंतर्गत किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से न कर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यह प्राथमिक स्रोत की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। यानी कि ऐतिहासिक शोध विधि की जो स्रोत हैं, जिनमें से फर्स्ट स्रोत जो है और द्वितीय स्रोत जो है, उनमें से फर्स्ट स्रोत का ज्यादा महत्ता है और उससे थोड़ी कम महत्ता, थोड़ी कम विश्वसनीयता द्वितीय स्रोत में पाया जाता है। द्वितीय स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय स्रोत के अंतर्गत किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण इत्यादि आते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गए या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उनकी जो आत्मकथाएं हैं या जीवन चरित्र का जो इतिहास है, उन सभी को द्वितीय स्रोत के अंतर्गत रखा जा सकता है ऐतिहासिक शोध विधि में। फिर द्वितीय स्रोत के संबंध में कर्लिंगन का पुनः विचार है कि द्वितीय स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से एक या दो कदम दूर होते हैं। फिर यदि ऐतिहासिक शोध के सोपान की या क्रम की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम किसी समस्या का चुनाव किया जाता है। यानी कि आपका शोध का समस्या क्या है, उसे आपको सबसे पहले निर्धारित कर लेना पड़ता है, रिसर्च टॉपिक को चुन लेना पड़ता है। उसके पश्चात समस्या की सीमा का निर्धारण करना पड़ता है। यानी कि समस्या आपका कहाँ तक फैला हुआ, उसका क्षेत्र क्या, उन सब का निश्चय करना पड़ता है। फिर समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पनाओं के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, तो यदि आप चाहें तो उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं, उससे आपको काफी लाभ होगा। फिर तथ्यों का संग्रह और प्रामाणिकता की जांच करना, फिर अंत में परिणामों की व्याख्या और विवेचना करना, यही ऐतिहासिक शोध का सोपान है, उसका क्रम है। फिर यदि ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य की बात की जाए, यानी कि उसके पर्पस की बात की जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है भूत के आधार पर, यानी कि पास्ट के आधार पर वर्तमान को समझना। यानी कि भूत में जो भी घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझना और उस समझ के अनुसार और उस ज्ञान के अनुसार भविष्य के लिए सतर्क रहना, यही मूल उद्देश्य है हिस्टोरिकल मैथोलॉजी का। फिर दूसरा उद्देश्य है शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना। शिक्षा विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करना। फिर भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति। फिर वर्तमान में सिद्धांत और क्रियाएं जो व्यवहार में हैं,
उनके उद्भव एवं विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण करना। ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य हो गए। फिर ऐतिहासिक शोध के महत्व की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम महत्व यह है कि अनुसंधानों की प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च के आधार पर जो भी शोध होते हैं उनकी प्रकृति को समझने में आसानी होती है। फिर पास्ट की त्रुटियों से सीख लेकर भविष्य के प्रति सतर्क रहना, यह भी इसका एक विशेषता है, इसकी शिक्षा में यह देता है। फिर शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है यह रिसर्च मैथोलॉजी। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण भी करता है। फिर अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च मैथोलॉजी से शुद्ध अनुसंधान एवं व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण से लाभान्वित होते हैं। फिर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किसी भी शोध विधि का सिर्फ सकारात्मक ही पक्ष होगा, यानी कि सिर्फ उसका उद्देश्य होगा, स्रोत होगा या उसके फायदे होंगे, उसके महत्व होगा, बल्कि उसके साथ साथ उसकी कुछ समस्याएं भी होती है। जैसे कि ऐतिहासिक शोध की प्रमुख समस्याओं में कुछ निम्न प्रकार से हैं। ऐतिहासिक शोध की सबसे प्रमुख समस्या तथ्यों का बिखराव होना है, क्योंकि तथ्य एक जगह से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जिस कारण अनुसंधानकर्ता को अनेक पुस्तकालयों और संस्थानों में जाना पड़ता है। यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च जब भी कोई रिसर्चर या शोधकर्ता करता है तो तथ्यों के एकत्रीकरण में, डेटा के कलेक्शन में उसे अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हैं और वो एक जगह नहीं मिल पाते हैं। फिर संस्थाओं एवं पुस्तकालयों में रखे दस्तावेजों का भी क्रम नहीं होता है, जिसके कारण से शोधकर्ता को काफी परेशानियां होती है। फिर विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी भी होती है, क्योंकि मौखिक स्रोत विश्वसनीय नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐतिहासिक शोध विधि में जो द्वितीयक स्रोत हैं, यदि उनके आधार पर यदि कोई डेटा कलेक्शन करता है रिसर्चर, शोधकर्ता, तो उसकी सत्यता या विश्वसनीयता की गारंटी कम होती है। फिर ऐतिहासिक शोध के गुण की बात करें तो ऐतिहासिक शोध के प्रमुख गुण है कि यह उन विषयों की जांच करने में सक्षम होता है जिसका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस अनुसंधान का महत्व इस बात से भी परिलक्षित होता है कि यह शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि इससे शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व शुद्ध एवं व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से है। ऐतिहासिक शोध के दोष की बात करें तो इनमें कुछ प्रमुख दोषों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे इनमें से प्रमुख दोष है कि इसमें कारण कार्य संबंध की स्थापना संभव नहीं है। फिर इसमें सत्यापन संबंधी कठिनाइयों का समावेश रहता है। इन अनुसंधानों की वैधता और विश्वसनीयता में कमी पाई जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थता को निर्धारित करना सरल नहीं है। फिर इस अनुसंधान में नियंत्रण संबंधी कठिनाइयां भी पाई जाती है। फिर यदि ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करें तो इसमें प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों को सुझाव इसमें आवश्यक है। फिर प्रयोगशाला एवं संस्थाओं द्वारा किए गए व्यवहारिक कार्यों से इस अनुसंधान को संबलता प्रदान होती है। तो मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा इस बनाए गए वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा और रिसर्च मैथोलॉजी के एक रूप में ऐतिहासिक शोध से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। धन्यवाद।